वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेट सेट से रिलेटेड क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो बोर का मॉडल है, बोर ने अपने मॉडल में किस चीज़ के क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। इसमें एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या स्पिन, इन चारों में से किसके क्वांटाइजेशन को बोर ने अपने मॉडल में पॉस्टुलेट किया है। तो इसका आंसर आप लोग देखें। इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। बोर ने अपने मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को पॉस्टुलेट किया था। सेकंड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है तो उससे एक मैटर वेव्स एसोसिएट होगा। उस मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ किस रेंज में है। तो क्या वो एनर्जी के रूट E टाइम्स के प्रोपोर्शनल है, या E के प्रोपोर्शनल है, या 1/√E के प्रोपोर्शनल है, या कि E² के प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है सी। जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के 1/√E के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब √E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फ्री पार्टिकल है उसके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे होती है। डिस्क्रीट होती है वो एनर्जी। फ्री पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस होती है, सिंगल वैल्यू होती है, या उसके पास एनर्जी होती ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि फ्री पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस होती है। इसका सही आंसर है बी। कैसी एनर्जी होती है उसके पास? कंटिन्यूअस होती है। फ्री पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। ये वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी है वो कितनी होती है। n² 2n+1, 1/2n+1, n+2 और n+1। 3 डायमेंशनल है, आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कितनी होती है? कितनी होती है बताइए आप लोग। इसकी होती है 1/2n+1 n+2। ये होती है इसकी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, 1/2n+1 n+2। ये 3 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिग्री ऑफ डिजेनरेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सचेंज ऑपरेटर है, पार्टिकल के एक्सचेंज ऑपरेटर है, उसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है। 0 होती है, +1 होती है, -1 होती है, या +-1 होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है +-1 होती है। एक्सचेंज ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू है वो कितना होता है? +-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिजिड स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो a है, तो इसका जो लो एनर्जी पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना होगा। लो एनर्जी पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखना है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है, लो एनर्जी के लिए होता है 4πa²। इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है रिजिड स्फीयर का लो एनर्जी पे क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है लेकिन इस बार हाई एनर्जी के लिए दिया हुआ है कि रिजिड स्फीयर है, उसकी भी रेडियस a है, तो इसमें जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हाई एनर्जी के लिए है वो हाई एनर्जी के लिए कितना होता है। तो नो डाउट जब लो एनर्जी के लिए 4πa² है तो हाई एनर्जी के लिए कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2πa²। 4πa² जो होता है ये लो एनर्जी में होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रिजिड स्फीयर का, और हाई एनर्जी में होता है 2πa²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसका नेचर कैसे होगा। सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों होगा, कि दोनों नहीं होगा। तो अगर
पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो उसके पोटेंशियल का कुछ तो नेचर होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन तो पहले ही गलत है। ऐसा संभव ही नहीं है कि उसका कुछ नेचर ना हो। अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों एक साथ संभव नहीं है कि ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है। वैसे कुछ केसेस में ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ऐसा है नहीं। अब चूंकि पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिमेट्रिक है। अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक होगा तो उसका वेव फंक्शन भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्पेशियल क्वांटाई कोऑर्डिनेट्स में x की जगह -x या y की जगह -y कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है अनअफेक्टेड हो। इसका मतलब कि अगर इसको हम इमेज के फॉर्म में देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रियल कोऑर्डिनेट है और जो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उनका जो कम्यूटेटर है वो कैसा होगा? हर्मिशियन होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, कि दोनों नहीं होगा, कि दोनों होगा? तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या कहलाता है? हर्मिशियन ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिक और एक होता है एंटी हर्मिशियन, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन में जो डायगोनल होता है या तो वो जीरो होता है या प्योरली इमेजिनरी होता है। चूंकि यहाँ पे दो नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर है तो नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि उनका कम्यूटेटर जीरो नहीं है। और अगर उनका कम्यूटेटर जीरो नहीं है, इससे प्रूफ होता है कि उनका कम्यूटेटर जीरो के अलावा कोई दूसरी वैल्यू होगी। और जब दूसरी वैल्यू है तो इससे क्लियर होता है कि उनमें से जो एक ऑपरेटर है वो कैसा होगा? एंटी हर्मिशियन होगा। दो कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर है, नॉन कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ये इनका चूंकि नॉन कम्यूटिंग है, नॉन कम्यूटिंग का मतलब कि अगर इसका कम्यूटेटर देखा जाए जैसे x और y, तो इस नॉन कम्यूटिंग का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो जब जीरो नहीं होगी इसका मतलब कि एक पार्ट हर्मिशियन है और दूसरा पार्ट इसका एंटी हर्मिशियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नेचर कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, रेडियल होता है, कुछ नहीं होता? तो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। इसी के द्वारा हम ये पता करते हैं कि स्पिन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है या स्पिन है वो +1/2 और -1/2 होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देख सकते हैं। इसमें हम नॉर्मली सिल्वर मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है वो किस तरह का होता है? तो इसका सही आंसर है नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीमान इफेक्ट में जब हमें स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिटिंग करानी होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल क्वेश्चन 10 और 11 बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन 10 जो है ये स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट के लिए है और ये जीमान इफेक्ट के लिए है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कई बार, इसलिए इसको दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ रखा है। ध्यान रखना है, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि जीमान इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना है कि स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है और जीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होता है यूनिफॉर्म होता है। इसी तरह से एक और इफेक्ट होता है स्टॉर्क इफेक्ट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। जीमान इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं उसमें ये एक हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी के बेस पे जीमान इफेक्ट दो प्रकार का होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनॉमलस जीमान इफेक्ट। तो इसकी वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जीमान इफेक्ट देख सकते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।